मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है तिल्ली, लार ग्रंथि, लीवर, थायराइड। इसका जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह क्या है? वह है आपका लीवर। जी हाँ दोस्तों, लीवर मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह ध्यान रखना है आपको कि यह एक अंतः ग्रंथि है। जी हाँ दोस्तों, यह एक अंतः ग्रंथि है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन सा है या ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सा है? लीवर है। यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, इसका जो लीवर का भार होता है वह आपका 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक होता है। इसके कार्य सुन लीजिए। कार्य इसके ये हैं कि दोस्तों, एक तो कार्य इसका ये है कि अगर आपके भोजन में वसा की मात्रा कम है या वसा पूर्ण रूप से नहीं है, तो दोस्तों लीवर क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देगा। साथ में लीवर प्रोटीन के अधिकांश भाग को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, जो आपका ये लीवर है दोस्तों, यह क्या करता है दोस्तों? यह प्रोटीन उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि शरीर के अवयवों में प्रोटीन विघटन यानी प्रोटीन डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप अन्य वस्तुओं के साथ साथ जल भी बनता है, CO2 भी, और अन्य रासायनिक पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब कौन उत्पन्न करता है? लीवर से उत्पन्न होते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका अमोनिया होता है, क्योंकि आपको पता है अमोनिया एक विषैला पदार्थ है, और इसी में एक क्वेश्चन आता है कि दोस्तों अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कौन करता है? तो यूरिया में परिवर्तित कौन करता है? आपका लीवर अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो आपको एक तो यह ध्यान रखना है कि इसमें यह क्या क्या बनाता है? यह आपका अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब का किस में बनते हैं? ये सब लीवर के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है RBC, WBC, प्लेटलेट्स, सीरम। इसका राइट आंसर है यहाँ पर आपका प्लेटलेट्स। जी हाँ दोस्तों, प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अगर WBC की बात की जाए तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे आपको बता दें, इसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और RBC को क्या कहा जाता है? इसे इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसी इरिथ्रोसाइट कहा जाता है किसे? RBC को। अब दोस्तों यहाँ पर बता दें, आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं दोस्तों, इनकी मात्रा या इनकी बात की जाए दोस्तों, तो एक स्वस्थ मनुष्य में 2 लाख से लेकर 5 लाख प्लेटलेट्स प्रति क्यूबिक mm यानी क्यूबिक मिलीमीटर में पाई जाती हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, जो आपकी WBC है, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी होती है दोस्तों आपकी कितनी? इनकी होती है आपकी 5000 से लेके दोस्तों यहाँ पर आपकी 9000। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपकी जो WBC रहती हैं, चूँकि इनका नाम ही है वाइट ब्लड सेल, तो दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें इनका जो कलर होता है वह आपका रंगीन नहीं होता, मतलब लाल कलर की यह नहीं होती हैं, जैसे कि आपकी RBC होती हैं। RBC का कलर क्या रहता है? लाल रंग का रहता है। जबकि यहाँ पर बात की जाए दोस्तों इनकी WBC की, तो आपको यह ध्यान रखना है इसमें कलर नहीं पाया जाता, मतलब लाल कलर नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसमें हीमोग्लोबिन इसका मतलब नहीं पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन रहित होती हैं यह आपकी WBC। साथ में आपको ध्यान रखना है, इनकी अनियमित आकृति होती है और इनमें केंद्रक पाया जाता है। WBC में केंद्रक पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। साथ में यहाँ पर बता दें, ये आपकी 2 प्रकार की होती हैं। एक दोस्तों WBC कैसी होती हैं? उनमें कुछ WBC में सूक्ष्म कणों की उपस्थिति होती है दोस्तों, तो उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें कहा जाता है ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल हो गया, इओसिनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया। और अगर बात की जाए दोस्तों इसके विपरीत, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, जो आपके दूसरे प्रकार की जो आपके WBC हैं वह कैसी हैं? उनको कहा जाता है एग्रेनुलोसाइट्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनमें किसी प्रकार के सूक्ष्म कण नहीं होते हैं, उनके कोशिका द्रव्य में किसी प्रकार के सूक्ष्म कण नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए उन्हें
ग्रेन्युलोसाइट्स कहा जाता है, जैसे कि लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जो आपकी लिम्फोसाइट है दोस्तों, यह एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है। बाकी आपकी जितनी भी है WBC हैं वह सिर्फ जीवाणुओं को नष्ट करने का ही काम करती हैं। अगर प्लेटलेट्स की मैंने अभी आपको बता ही दिया। साथ में प्लेटलेट्स का एक क्वेश्चन आपको यह ध्यान रखना है कि यह ब्लड की क्लॉटिंग करने में, यानी खून का थक्का बनाने में मददगार होती हैं। अगर जो आपकी प्लेटलेट्स की कमी हो जाएंगी, आपकी रुधिर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, तो इससे होगा क्या, इससे आपका रक्त का थक्का नहीं बनेगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। साथ में यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें जो आपकी RBC है, तो दोस्तों इसमें रहता क्या है दोस्तों, पहले तो यह जान लीजिए। आपको बता दें इसे इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, ये मैंने बता दिया। अब दोस्तों इसमें क्योंकि इनका नाम ही है रेड ब्लड सेल्स, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें आपका हीमोग्लोबिक नामक एक प्रोटीन रंजक होता है, जिसके कारण इन कणों का रंग लाल होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपकी जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन में, आपकी जो प्रोटीन है दोस्तों हीमोग्लोबिन में, वह ग्लोबिन जो है, इसका हीमोग्लोबिन का जो आपका ग्लोबिन शब्द है, यह प्रोटीन कहलाता है, जो 96% होता है, और बाकी 4% आपका हीम कहलाता है। यह 2 शब्द से मिलकर बना है। एक आपका है दोस्तों हीम और एक है आपका दोस्तों ग्लोबिन। यहाँ पर हम आपको लिख के बता दें, एक आपका हो गया हीम और एक है आपका ग्लोबिन। तब ये दोनों मिलकर आपका क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन। तो हीम का मतलब आपका क्या हो जाता है, यह आपका रंजक यानी कलर को रिलेट कर रहा है। और ग्लोबिन का मतलब क्या है, यहाँ पर ग्लोबिन यानी प्रोटीन, यह प्रोटीन को रिलेट कर रहा है। तो इसकी मात्रा आपकी 96% रहती है, और आपकी जो हीम रहती है यानी आपका जो रंजक रहता है वह आपका 4% रहता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बता दें, जितने भी आपके स्तनधारी हैं, पहले तो आप जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये जितने भी स्तनधारी हैं दोस्तों, उनकी RBC, जितने भी स्तनधारी हैं उनकी RBC के जीवद्रव्य में केंद्रक नहीं पाया जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, जैसे ऊँट के RBC के जीवद्रव्य में आपका क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो यह एक अपवाद है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि किस स्तनधारी के जो आपकी RBC में केंद्रक पाया जाता है, तो किसमें, ऊँट में पाया जाता है। और एक और स्तनधारी है जिसकी RBC में आपका केंद्रक पाया जाता है, वह है लामा। जी हाँ दोस्तों, वह है लामा। यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इससे बाहर का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो हैं आपके RBC WBC प्लेटलेट्स, यह क्या है, रुधिर कणिकाएँ हैं, है ना, रुधिर कणिकाएँ हैं। तो यहाँ पर यानी ब्लड यहाँ पर आपकी ब्लड कणिकाएँ हैं। यहाँ पर आपको बता दें, जो आपका ब्लड रहता है उसमें 55% तो आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और बाकी आपका 45% आपकी यही सेल्स होती हैं, जैसे RBC हो गया, WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। बाकी 45% आपकी ये रहती हैं, और 55% प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड में। यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका 55% प्लाज्मा रहता है, इसमें 90% में तो आपका जल पाया जाता है, और बाकी जो आपका 10% है उसमें क्या क्या रहता है, उसमें आपका प्रोटीन भी रहता है, उसमें आपके कार्बनिक पदार्थ भी रहते हैं और अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं। ये 10% में क्या क्या रहते हैं, आपके प्लाज्मा के 90% में आपका तो क्या पाया जाता है दोस्तों, प्लाज्मा के 90% भाग में जल पाया जाता है, बाकी 10% भाग में आपका प्रोटीन आ जाता है। कार्बनिक और अकार्बनिक यहाँ पर मटेरियल या पदार्थ आ जाते हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, निम्न में से किसे कोशिकाओं के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है, यानी आत्महत्या की थ्योरी किसे कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है राइबोसोम, गोल्गी कॉय, लाइसोसोम, न्यूक्लियस।
तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है आपका वह है लाइसोसोम। जी हाँ दोस्तों, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। यह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसकी जो खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी डी डुबे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और यहाँ पर आपको बता दें जो राइबोसोम है, यह आपको ध्यान रखना है, यह इसका कार्य क्या है, पहले तो ये ध्यान रखिए। इसका क्या कार्य है दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना, यह इसका कार्य है दोस्तों। यह प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो आपका राइबोसोम है दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसकी खोज 1855 ईस्वी में किसने की थी दोस्तों, 1855 ईस्वी में इसकी खोज की थी दोस्तों पैलेड ने इसकी खोज की थी। आप दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें पैलेड ने राइबोसोम की खोज की थी दोस्तों 1955 में। और आपकी जो लाइसोसोम है दोस्तों, इसकी खोज डी डुबे ने कब की थी, वह 1958 में की थी। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर आपको बता दें कोई जो ऐसे राइबोसोम जो गुच्छों में मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं दोस्तों। ये रचनाएं प्रोटीन और आरएनए की बनी होती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यह सब आपको बता दिया यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं भूलेगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है तिल्ली, लार ग्रंथि, लीवर, थायराइड। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर है वह है लीवर। जी हाँ दोस्तों, यकृत आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपको शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन पूछा जाए, अंग पूछा जाए दोस्तों, तो वहाँ पर आपको यकृत लगाना है। और अगर अंतः अंग या आंतरिक अंग पूछा जाए सबसे बड़ा, तो वहाँ पर भी आपको यकृत लगाना है दोस्तों, क्योंकि आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि त्वचा है। तो दोस्तों त्वचा तो है, लेकिन दोस्तों यह बाहरी अंग है, एक तो आपको यह ध्यान रखना है। और अगर आपको क्वेश्चन में अगर यकृत नहीं दिया जाता है तो दोस्तों आपको त्वचा देगा, या त्वचा अगर नहीं दिया जाता है तो यकृत देगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक देखे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं यकृत की। तो दोस्तों आपको बता दें लीवर जो है उसका वजन कितना होता है, उसका वजन 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक होता है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो आपका लीवर होता है यह क्या कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताएं दोस्तों, यह आपका जो लीवर है दोस्तों वह दोस्तों तो जल्दी आप जान लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपका जो यकृत है वह भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग वसा में परिवर्तित कर देता है। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो आपका यकृत है वह प्रोटीन की अधिकांश मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर आपको बता दें यकृत प्रोटीन उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। शरीर के अवयवों में प्रोटीन विघटन यानी प्रोटीन डिकम्पोजिशन के परिणाम स्वरूप यानी के फलस्वरूप अन्य वस्तुओं के साथ साथ जल, CO2 और अन्य नाइट्रोजनीय पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल ये सब उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर आपको बता दें अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि दोस्तों यूरिया और यूरिक अम्ल ये सब कहाँ पर बनते हैं, तो यह आपके यकृत द्वारा बनते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको बता दें कि अमोनिया एक विषैला पदार्थ है जिसे यकृत यानी लीवर यूरिया में परिवर्तित कर देता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है दोस्तों। यहाँ पर प्योरीफिकेशन की जगह फिल्ट्रेशन आना था दोस्तों। फिल्ट्रेशन कहाँ होता है दोस्तों, यहाँ पर जो रक्त का फिल्ट्रेशन है वह ऑप्शन है किडनी, फेफड़ा, लीवर ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वह है आपका दोस्तों किडनी। जी हाँ दोस्तों, किडनी में आपका रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें दोस्तों जो आपकी किडनी की, तो दोस्तों यहाँ पर बता दें आपकी जो किडनी है दोस्तों उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। आपको बता दें जो आपकी किडनी है इसका जो वज़न होता है वह कितना वज़न होता है, इसका 140 ग्राम इसका वज़न होता है। और यहाँ पर आपको बता दें इसकी जो बाहरी सतह यानी बाहरी धरातल है वह आपका उत्तल होता है यानी कॉन्वेक्स होता है। और जो भीतरी सतह यानी भीतरी धरातल है वह आपका अवतल होता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। ये बाहरी सतह आपकी उत्तल होती है यानी कॉन्वेक्स होती है, और अंदरी सतह आपकी भीतरी सतह आपकी कॉनकेव यानी अवतल होती है। तो बाहरी सतह आपकी कन्वेक्स और भीतरी सतह आपकी अवतल
होती है, यानी आपकी बाहरी सतह उत्तल और भीतरी सतह अवतल होती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों, जो आपका किडनी है, क्योंकि यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि किडनी का फिल्ट्रेशन कहाँ पर होती है, ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, तो वह किडनी में होता है। यही क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो आपकी किडनी की जो फंक्शनल यूनिट यानी कार्यात्मक इकाई है वह क्या है, नेफ्रॉन। यह काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। और नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई यानी एक्सक्रेटरी यूनिट्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको यह आता है कि नेफ्रॉन किसकी कार्यात्मक इकाई है तो वह किडनी की है। और अगर क्वेश्चन यह आता है कि उत्सर्जन इकाई किसे कहा जाता है तो वह नेफ्रॉन को कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, वह नेफ्रॉन को कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, हाइजीन विज्ञान किससे संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन है आदत से, स्वास्थ्य से, स्वच्छता से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह आपकी स्वच्छता से संबंधित है। हाइजीन विज्ञान यानी क्लीनली से संबंधित है। यह आपका हाइजीन विज्ञान, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है 4, 12, 20, 28। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर है वह है यहाँ पर आपका, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यह इसका राइट आंसर है आपका 20। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नमक का आयोडीकरण यानी आयोडाइजेशन लोक स्वास्थ्य मापदंड है जो रोकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, जो आपका साल्ट का आयोडाइजेशन है वह एक पब्लिक हेल्थ रेमेडी है। तो यह आपको बताना है यह किससे बचाता है, यह किसको रोकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है डायबिटीज, टीबी, घेंगा रोग, रक्ताल्पता। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर है आपका घेंगा रोग। जी हाँ दोस्तों, नमक का आयोडीकरण यह एक लोक स्वास्थ्य मापदंड है और यह घेंगा रोग से बचाता है, यानी घेंगा रोग को रोकता है। यहाँ पर आपको बता दें, जो आपका यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर आपको घुमाकर अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको यहाँ पर पूछेगा दोस्तों कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वह आपका घेंगा रोग होता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो आपकी टीबी है दोस्तों, यह एक बैक्टीरिया वाली डिजीज है, यानी जीवाणु द्वारा होने वाले यह रोग है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, काफ़ी लोग इसको वायरस लगा देते हैं, लेकिन इसमें आपके यह जीवाणुओं के कारण आपकी यह टीबी होती है। और इसको कौन से जीवाणु द्वारा होता है, यह है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यह एक आपका जो जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो एक जीवाणु है उसके द्वारा आपकी टीबी होती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों एनीमिया की। तो दोस्तों एनीमिया का मतलब ही होता है यहाँ पर कि रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी। तो एनीमिया किसके कारण होता है, किसकी कमी के कारण दोस्तों, लोहे की कमी के कारण आपका एनीमिया रोग होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाना है तो दोस्तों लोहे की मात्रा आपके शरीर में पर्याप्त होनी चाहिए। तो लोहे की कमी के कारण आपका क्या होता है, जो आपका एनीमिया रोग होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं डायबिटीज़ की। तो दोस्तों इसको शुगर भी बोला जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस डायबिटीज़ को आम भाषा में क्या बोला जाता है, मधुमेह रोग भी बोला जाता है, या शुगर भी हम इसको बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, ये जो आपकी इस शुगर है दोस्तों, यह किस अंग से संबंधित है। तो दोस्तों यह अग्नाशय यानी पैंक्रिया से संबंधित एक रोग है। अगर आपको पूछा जाए कि शुगर में यह किस अंग से संबंधित रोग है, तो दोस्तों यह पैंक्रिया से संबंधित यानी अग्नाशय से संबंधित रोग है। इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होने के कारण यह होता है। दोस्तों इंसुलिन का अगर पर्याप्त मात्रा में जब स्राव नहीं होता है तो दोस्तों आपकी जो शुगर है दोस्तों बढ़ती जाती है। तो इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ पर इंसुलिन की आपकी पर्याप्त मात्रा में स्राव होना आवश्यक होता है, क्योंकि इंसुलिन ही शुगर को कंट्रोल करता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होने के कारण यह आपका जो शुगर यानी डायबिटीज़ है वह होता है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
तो दोस्तों यह हो गई आपकी मधुमेह, यह आपका क्षय रोग हो गया, यह आपका घेंघा रोग हो गया और यह आपका एनीमिया रोग हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, जो आपका अगला क्वेश्चन है वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सेल नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है ग्रेगर, जॉन मेंडल, रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सेल नाम यानी कोशिका की खोज किसने की थी? वह की थी दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने इसे सेल नाम दिया था, यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों मेंडल ने किसकी खोज की थी? तो दोस्तों मेंडल ने जो खोज की थी वह अनुवांशिकी की खोज की थी, यह आपको ध्यान रखना है। मेंडल ने अनुवांशिकी की खोज की थी, यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये पुरकिंजे जो है दोस्तों, यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने किसकी खोज की थी, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रशांत यानी पैसिफिक, ज्वरहर, प्रतिजीवी यानी एंटीपायराइट, एंटीबायोटिक और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो इसका राइट आंसर है आपका एंटीपायराइट। जी हाँ दोस्तों, एंटीपायराइट्स।